इमेजिन, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगे, आपको वही करने को कहा जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप? उससे पीछे हटेंगे या आगे बढ़कर उसका सामना करेंगे? जी हाँ, आज का ये वीडियो भी कुछ इसी तरह की स्टोरी लाया है। हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू इंग्लिश ओवर चाय। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियाम फ्लाहर्टी और सेकंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन, इट इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्साइथ। तो आज जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा मेरा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। आज जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें सबसे पहले ऑथर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, और लास्ट में है वन लाइनर्स जो कि 10 क्वेश्चन आंसर्स का सेट है। जो भी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, आपको कितना अच्छे से समझ आया है, कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है, बस उसी के लिए 10 क्वेश्चंस है। आपने जितने भी क्वेश्चंस को सही आंसर किया हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 10 ऑन 10 है, बहुत अच्छी बात है, थोड़े कम भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं, अगली बार से सही हो जाएगा। जो भी आपका स्कोर रहे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लेट्स सी अबाउट द ऑथर इंट्रोडक्शन। सो लियाम फ्लाहर्टी 1896 टू 1984, ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे और इन्होंने आयरिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आयरलैंड के रहने वाले थे ये, वॉर वेटरन थे, इन्होंने एक सैनिक की तरह वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया है, सर्व किया है आर्मी को, और वहां पे जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, जो वॉर फील्ड की हार्श रियलिटीज होती हैं, हार्श एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इनकी राइटिंग्स में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सोशल रियलिज्म की जो थीम है उस पे इनका काफी सारी राइटिंग्स देखने को मिलते हैं कि आम आदमी किस तरह की जिंदगी जीता है, डेली लाइव्स में, रोजमर्रा की जो रूटीन लाइफ होती है उसमें वो किस तरह के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को फेस करता है, जो समाज के नियम कायदे हैं वो उसकी जिंदगी पे कैसा प्रभाव डालते हैं। ये सारी सोशल रियलिज्म के जो वर्क्स हैं, जो थीम है, इस पे ये बहुत ज्यादा काम करते हैं और आगे बढ़ करके आते हैं। नोटेबल वर्क्स में इनके द इन्फॉर्मर और फेमाइन नाम के दो इन्होंने बहुत ही अच्छे वर्क्स इनके हुए हैं, जिसमें इन्होंने जो आयरिश लोगों के हार्डशिप्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में इन्होंने बात की है कि किस तरह से लोगों के जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब मतभेद होते हैं, और किस तरह की हार्डशिप्स की, किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये सारी चीजें इन्होंने इन दोनों इन्फॉर्मर और फेमाइन में लिखी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister has already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. एक young seagull, seagull एक bird होती है, ओके, और ये जो स्टोरी है इसमें एक यंग सीगल यानी कि जो सीगल है उसका बच्चे के बारे में बात हो रही है। वो अपनी लेज पे अकेला बैठा हुआ है। लेज इस तरह का होती है, आपने देखा होगा माउंटेन्स पे, या थोड़ा सा इस तरह से, जिसको हम हिंदी में छज्जा भी कहते हैं, थोड़ा सा एक इस तरह का पोर्शन होता है कि ये माउंटेन्स है ना बड़े बड़े से, और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन हो गया जहाँ पे एक रैक टाइप की आपको कुछ काइंड ऑफ देखने को मिले कि कोई भी चिड़िया या कोई भी पशु पक्षी कुछ भी हो, वो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सके या बैठ सके। तो इसी तरह की एक लेज पे एक यंग सा सीगल अकेले बैठा हुआ था। उसके दो भाई हैं और एक बहन है। वो एक दिन पहले ही वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं, लेकिन उसे उड़ने से डर लग रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा हिम्मत करता है और आगे बढ़ करके थोड़ा सा ब्रिंक तक आता है। ब्रिंक का क्या मतलब होता है? ब्रिंक मीन्स एज ऑफ समथिंग। जैसे कि ये लेज है तो यहाँ पे दौड़ता हुआ आएगा, वो यहाँ तक आके फिर से रुक जाएगा। ओके, थोड़ा सा अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है थोड़ा सा ब्रिंक पे आके, लेकिन उसके बाद वो फिर से डर जाता है और फिर से अपने कदम पीछे खींच लेता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down.
He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जो ग्रेट एक्सपेंस है सी का, एक्सपेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा सा कोई एरिया। तो जो जब वो नीचे लेज से नीचे देखता है तो उसको बहुत ही बड़ा सा एक वाइड सा एरिया दिखता है सी का, समुद्र का, जो नीचे की तरफ है, बहुत ही नीचे की तरफ है, माइल्स डाउन, और भी मीलों दूर है नीचे की तरफ वो सी है। और उसको ऐसा लगता है, वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है कि उसको लगता है कि उसके विंग्स जो है, उसके जो पंख है, वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो अपना सिर वापस से बेंड कर लेता है, घुमा लेता है, और वापस से उसी लिटिल होल में जाके छुप जाता है, भाग करके जाता है, जो वहां पे मे बी उसका घोंसला होगा या जहाँ पे वो लोग रह रहे होंगे, उसी लेज के अंडर, और वहीं पे ही जाकर के जहाँ पे वो रात में सोया था, फिर से दुबक करके बैठ जाता है। मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने पंख फड़फड़ाए, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाए और आगे बढ़े। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके जो ब्रदर्स हैं और उसकी जो सिस्टर है, छोटी बहन है, उनके पंख उससे भी ज्यादा छोटे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दौड़ते हुए आए ब्रिंक तक, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए, वो हवा में उड़ गए, लेकिन उसके अंदर इतनी करेज नहीं थी। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। मस्टर का क्या मतलब होता है, जुटाना। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो हिम्मत जुटाने में फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंज। प्लंज का क्या मीनिंग है, किसी बड़ी सी जगह से छलांग लगा देना या गिर जाना। ओके, तो उसके अंदर इतनी करेज नहीं थी, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उस प्लंज को ले सके, यानी कि वो वहां से नीचे की तरफ छलांग लगा सके, जो उसको बहुत ज्यादा डेस्परेट लगती थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसको लगता था बहुत जल्दबाजी हो रही है और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, और वो बिल्कुल किसी भी तरह से हिम्मत अपनी जुटा ही नहीं पा रहा है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके माता पिता जो है, उसके मदर और फादर, वो उसको कई बार बुला चुके हैं, उसको डांट चुके हैं। श्रीली मतलब क्या होता है, श्रीली का मतलब होता है बहुत ही तीखी आवाज में। हम जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत से सिंगर्स भी ऐसे गाना गाते हैं कि खांच टूट जाता है, वही यहाँ पे मतलब है कि बहुत ही तीखी आवाज में वो उसको चिल्ला के बुला चुके हैं, अपब्रेड भी कर चुके हैं। अपब्रेडिंग मतलब डांटना, उसको डांट भी चुके हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली भी बोल चुके हैं, उसको थ्रेटन कर चुके हैं, यानी कि धमकी दे चुके हैं कि अगर वो उसने उड़ना नहीं शुरू किया तो वो उसी लेज पे उसको भूखा छोड़ देंगे। लेट हिम स्टार्व। स्टार्व का क्या मतलब होता है, भूखे छोड़ देना। उसको वैसे ही भूखा छोड़ देंगे उसी लेज पे जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा। लेकिन वो अपने जो ये हिम्मत है उसको ला ही नहीं पा रहा है, और वो बिल्कुल भी अपने इस डिसीजन से टस से मस नहीं हो रहा है कि मुझे नहीं उड़ना है। उसने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब ये जो घटना थी उसको डांट पड़ने वाली, ये 24 घंटे पहले की थी। सोचिए आप, 24 घंटे से भी वो फिर से तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है और उसने उड़ना चालू नहीं किया है, और तब से कोई भी उसके पास नहीं आया है। एक उसके जस्ट एक दिन पहले उसने पूरा दिन देखा, अपने पेरेंट्स को देखा कि वो उसके ब्रदर्स के साथ और उसकी सिस्टर के साथ किस तरह से उड़ रहे हैं, और किस तरह से जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके सिबलिंग्स को, उसके भाइयों को और बहन को, जो फ्लाइट की जो आर्ट है, यानी कि जो उड़ने की कला है, उसमें उनको परफेक्ट कर रहे हैं, उनको और स्किल्स सिखा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की, शार्पन करने की, और उनको ये सिखा रहे हैं कि कैसे वेव्स को तुम स्किम करो और कैसे फिश के लिए डाइव करो। स्किम का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, वो ऐसे ऊपर से हवा में उड़ते हुए आएंगी और ऐसे पानी में थोड़ा सा स्लाइड करते हुए इस तरह से आकर के तैरते हुए पानी में
बैलेंस करके बैठ जाएंगी, उसी को स्किम करना कहते हैं। तो वो अपने बच्चों को यानी कि इसके सिबलिंग्स को सिखा रहे थे कि कैसे तुम किस तरह से वो उड़ सकते हैं और कैसे वेव्स को इस तरह से स्किम कर सकते हैं स्लाइड करके, और कैसे अपने लिए फिश के लिए डाइव कर सकते हैं, यानी कि मछली पकड़ना भी सिखा रहे थे। यानी कि पूरी चीजें कि किस तरह से आपको सरवाइव करना है, कैसे मछली पकड़नी है, ये सारी चीजों में जो सीगल के पेरेंट्स हैं वो उसके भाई बहनों को सब चीजें सिखा रहे थे, और वो सारी चीजें दूर से बैठा बैठा देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. हेरिंग का क्या मतलब होता है? हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली होती है। डेवर करने का मतलब होता है बहुत ही, जब हम भूखे होते हैं ना, तो जो हमारे सामने आता है एकदम एकदम ऐसे भुक्खड़ जैसे कहते हैं ना, भुक्खड़ों की तरह खाने लगते हैं, उसको डेवर करना कहते हैं। आप बहुत भूखे हैं और जो आपको आया आप एकदम जल्दी जल्दी खाने लगे, दैट इज डेवरिंग समथिंग। और कैकल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? कैकल मीन्स बहुत जोर जोर से खिलखिला के हंसना। ओके, तो अब आगे क्या स्टोरी में हो रहा है कि जो ये यंग सीगल है, उसने इनफैक्ट ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली हेरिंग यानी कि अपनी पहली मछली पकड़ भी ली और उसको खा भी लिया, ठीक है। और स्टैंडिंग ऑन द रॉक, एक रॉक पे खड़ा होकर के उसने इस तरह से मछली पकड़ के खाई, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसी रॉक पे सर्कल करके एक प्राउड हंसी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ वो उसके ऊपर मतलब वो हंस रहे थे वहां पे। प्राउड कैकल का यहाँ पे मतलब है कि वो खिलखिला के हंस रहे थे, क्योंकि उनको बहुत गर्व हो रहा था कि उनके बेटे ने इस तरह से मछली पकड़ी है और खुद से उसने ये सब चीजें सीखी है, खुद से वो मछली पकड़ रहा है, खा रहा है और अपना सर्वाइवल स्किल्स को सीख रहा है। तो ये सारी चीजें वो भी वहां से ऊपर लेज से बैठा बैठा देख रहा था। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब पूरी सुबह, पूरा मॉर्निंग में पूरी फैमिली जो है वो एक बिग प्लेटो पे वॉक कर रही है जो कि ऑपोजिट तरफ था, यानी कि जिस लेज पे वो बैठा था उसके ठीक सामने जो ऑपोजिट क्लिफ था। क्लिफ का मतलब होता है इस तरह से पहाड़, यानी कि एक तरफ लेज पे वो है, इमेजिन करिए इस तरफ कोई लेज है, वहां पे वो बैठा हुआ है यंग सीगल, और ये ठीक सामने ऑपोजिट क्लिफ है, ऑपोजिट लेज है, और वहां पे उसका पूरा परिवार बैठा है। और वहां पे वो लोग बड़े प्लेटो से पूरा वो क्लिफ पे बैठे हुए, उसको वहां से उसके भाई बहन, उसका पूरा परिवार उसकी कायरता पे उस पर टॉन्ट कर रहा है, ताने कस रहा है। जो सूरज है अब वो, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंड का क्या मतलब होता है? नीचे से ऊपर बढ़ना, यानी कि अब सुबह हो गई है और जो सूरज है वो नीचे से ऊपर यानी कि सूर्योदय हो रहा है, और उसके जो लेज है, उसका जो जहां पे वो बैठा हुआ है वहां पे सूरज की किरणें पड़ रही है, और उस लेज को कहाँ की तरफ फेस है? साउथ की तरफ, यानी कि वो लेज का जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है, और जो सूरज की किरणें हैं वो उस लेज पे पड़ रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि उसको, जो यंग सीगल है, उसको बहुत ज्यादा तपिश उसकी महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है, और उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया होता है, भूखा होता है, उसके परिवार वालों ने उसको कुछ भी नहीं दिया होता, क्योंकि वो उड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा होता है। He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to falling asleep. अब वो क्या करता है, धीरे धीरे वो चल के जाता है और जो लेज है उसके किनारे पे पहुंचता है, उसके बाद वो एक पैर ऊपर करता है, दूसरा पैर अपने पंख के नीचे छुपा लेता है, फिर एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है, और ऐसे शो करता है कि जैसे वो सो गया हो। तो इस तरह से मे बी वो इसलिए करता हो कि थोड़ा सा अपना ऊपर अटेंशन लाने के लिए, कि जब सामने वाला देखेगा कि अरे वो सो रहा है तो मे बी उसके पास आए, वो देखना चाहता है कि वो जब ऐसा सोने का नाटक कर रहा है तो उसकी फैमिली क्या कर रही है, उसको देख रही है या नहीं देख रही है, इस तरह से उसके दिमाग में चल रहा होता है। Still, they took no notice of him. अब वो जो उसने सोचा था कि मे बी वो सोने का नाटक करेगा, प्रिटेंड करेगा, तो थोड़ा सा उसकी फैमिली को कुछ उस पर दया आएगी, वो उसके पास आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। He saw his
two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. अब वो देखता है कि उसके जो भाई हैं दोनों और उसकी जो बहन है वो प्लेटो पर लेटे हुए हैं आराम से जहां पे वो थे। डोजिंग का क्या मतलब होता है? आराम से सोना। वो प्लेटो पे अपना आराम से सो रहे होते हैं। वो अपनी गर्दन में अपना सिर इस तरह से अंदर संक किए होते हैं, यानी कि गाढ़े होते हैं। आपने कभी देखा हो जो बर्ड्स होती हैं वो अपना जो सिर होता है वो अपने नेक पे अंदर की तरफ छुपा लेती हैं और बिल्कुल उसको जैसे गाड़ देती हैं नेक पे, और तब वो सोती हैं। तो वही उसके ब्रदर्स और सिस्टर भी कर रहे होते हैं, वो लोग सो रहे होते हैं। उसके जो फादर है ही वाज प्रीनिंग द फेदर्स। प्रीनिंग का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा चिड़िया जब अपनी चोंच से इस तरह से अपने शरीर को साफ करती है उसको प्रीन करना कहते हैं। तो उसके जो फादर होते हैं वो अपने वाइट पीठ जो होती है, जो फेदर्स वगैरह है बैक की तरफ, वहां पे वो प्रीन कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। सिर्फ उसकी जो मदर है वो उसकी तरफ देख रही होती है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at the piece of fish that lay at her feet and then scratched each side of her beak on the rock. उसकी जो मदर होती हैं वो एक थोड़ा सा ऊंचे हाई हम्प का क्या मतलब होता है? इस तरह से जो उठा हुआ पोर्शन होता है। तो उसकी जो मदर है वो प्लेटो पे एक थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है वहां पे खड़ी होती हैं। जो उनका वाइट ब्रेस्ट होते हैं यानी कि सीना आगे का जो चेस्ट पोर्शन होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड फर्स्ट होता है, यानी कि उसी में जैसे उन्होंने उसको गाड़ दिया हो तो वो अपने जो वाइट चेस्ट है उसको आगे की तरफ झुका करके वहां पे खड़ी है। और वो क्या एक्टिविटी कर रही है कि वो एक पीस लेती है फिश का जो अपने पैरों पे उन्होंने दबाया हुआ है और वो अपनी चोंच से उसको फाड़ रही है उसकी बॉडी को फिश की। और स्क्रैप करने का मतलब यही होता है कि उसको इस तरह से अपनी चोंच से फाड़ना। तो वो फिश को लेकर के उसको फाड़ रही होती है अपनी चोंच से और रॉक के अगेंस्ट उसको उसके पीसेस कर करके वहां पे रख रही होती है फिश के। The sight of the food maddened him. अब वो जब ये देखता है वो तो ऐसे नाटक कर रहा होता है सोने का। तो जैसे ही वो खाना देखता है और अपने मदर को देखता है इस तरह से वो फूड स्क्रैप कर रही है और फिश को इस तरह से चीर फाड़ रही है, तो खाना देख करके वो बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया होता है पिछली रात से और उसको बहुत भूख लगी होती है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब उसको कितना ज्यादा पसंद होता है इस तरह से फूड को टियर करना, इस तरह से उसको फाड़ना चोंच से और अपनी बीक को स्क्रैप करना मतलब घिसना लेज पे या किसी भी चीज पे, और उसके बाद फिर से उसको वेट करना मतलब चोंच को घिसने के बाद बीक को फिर से जब थोड़ी सी वो शार्प हो गई तो फिर से वापस से उसको वही प्रोसेस पे लग जाना टियर करने के लिए। गा 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 he cried begging her to bring him some food. अब वो गा 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 करके ऐसे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और बिल्कुल बेग करने लगता है, एकदम भीख मांगने लगता है कि प्लीज वो थोड़ा सा खाना उसको भी ला करके दे क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। गो कॉल she screamed back derisively. और जवाब में जब वो गा 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 इस तरह से थोड़ा सा प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके जवाब में उसकी जो मदर होती है वो इस तरह से गौ और इस तरह से जवाब देती है बहुत ही डेरिसिवली मतलब बहुत ही टॉन्ट करने वाले तरीके में या मजाक उड़ाने वाले तरीके में कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ करके और फ्लाई करो और सामना करो। तो इस तरह से वो उसका मजाक उस पर हंस रही होती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली। प्लेनिटिवली मतलब होता है बिल्कुल गिड़गिड़ा करके एकदम पैरों पे गिर करके, जैसे होता है ना प्लीज कोई रिक्वेस्ट करना, तो वो इसी तरह से गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करता है। And after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. और उसके बाद जब उसकी ये रिक्वेस्ट होती है वो असर करती है और 1 मिनट के बाद ही वो देखता है एकदम से बहुत ही खुशी में वो चिल्लाता है क्योंकि वो देखता है कि उसकी जो मदर है वो फिश का एक टुकड़ा लेकर के वहां से उड़ते हुए उसके पास आ रही है उसे लेके। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet,
trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब वो क्या करता है, जब वो देखता है सामने से वो खाना लेकर के आ रही है, तो वो आगे लीन हो जाता है। लीन का मतलब होता है झुकना। वो बहुत ही ईगरली, बहुत ही जल्दी जल्दी में ऐसे आगे की तरफ झुकने लगता है और अपने फीट से जो रॉक होती है जहाँ पे वो खड़ा होता है उसको इस तरह से टैप करने लगता है, बजाने लगता है और उसके जो उसकी मदर है उसके उनके पास और आने की कोशिश करता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू, और करीब आने की कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी उसको खाना मिले। पर जैसे ही वो जस्ट ऑपोजिट होती है उसके, वो हॉल्ट कर जाती हैं। हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना। तो जैसे ही वो उसके जस्ट बिल्कुल आमने सामने होती हैं, वो वहां पे रुक जाती हैं। उनके जो पंख होते हैं वो एकदम मोशनलेस हो जाते हैं, यानी कि एकदम उनमें कोई हलचल नहीं होती है। और जो उनके मुंह में, उनकी चोंच में जो फिश का टुकड़ा होता है वो ऑलमोस्ट उसकी चोंच के रीच में होता है कि वो बस ले करके उनकी चोंच से और खा सकता है। इस तरह से बस इतनी ही दूरी रह जाती है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब अचानक से क्या होता है कि वो ऐसे आंखें बंद करके एकदम ऐसे चोंच खोल करके एकदम खड़ा होता है कि जल्दी से उसकी मदर जो है उसके मुंह में वो फिश का टुकड़ा डालेंगी। तो जब वो थोड़ा सा सरप्राइज में एकदम थोड़ा वेट करता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि क्यों वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। तो आंखें खोल के देखता है, लेकिन उसको इतनी भूख लगी होती है कि वो बस थोड़ी सी ही दूर पे होती है, तो वो एकदम उछल पड़ता है फिश को खाने के लिए। और जैसे ही वो फिश की तरफ डाइव करता है, उछलता है, एक भयानक सी चीख के साथ वो नीचे की तरफ स्पेस में गिरता चला जाता है। यानी कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और जब वो उछलता है फिश को खाने के लिए, तो वो नीचे की तरफ वहां पे गिरने लगता है उस लेज से। Then a monstrous terror seized him. Monstrous का मतलब है बहुत ही भयानक सा डर जो होता है वो उसको सीज कर लेता है, यानी कि एकदम सीज करने का मतलब वो होता है किसी चीज को एकदम रोक देना, किसी चीज को पकड़ लेना। तो अचानक से एक बहुत ही भयानक सा डर उसको जकड़ लेता है और उसका दिल एकदम जैसे धड़कना ही बंद हो जाता है। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. अब ये जो फीलिंग होती है डर वाली, और उसका एकदम दिल चलना बंद हो जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, ये सारी चीजें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रहती हैं। अगले ही पल अचानक से उसको ये महसूस होता है कि उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं और वो उड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब जो हवा चल रही होती है, जो विंड चल रही होती है, वो उसके ब्रेस्ट फेदर्स, उसके जो चेस्ट के जो फेदर्स हैं उसके अगेंस्ट रश कर रही होती है। यानी कि आपको जब हवा तेज चल रही होती है तो आपको भी अपने बॉडी पे फील होती है हवा, उसी तरह से उसको भी अपनी चेस्ट के जो फेदर्स हैं उस पे वो हवा बहती हुई महसूस होती है। उसके बाद उसको अपने स्टमक में महसूस होती है और उसके बाद अपने विंग्स में भी उसको हवा महसूस होती है, क्योंकि हवा की सहारे से ही जो भी बर्ड्स हैं वो उड़ पाती हैं, उसके बिना वो नहीं उड़ पाएंगी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो उसको महसूस होता है कि हवा को चीरते हुए उसके जो विंग्स हैं उसकी टिप्स जा रही है, इस तरह से हवा को चीरते हुए वो आगे बढ़ रहा है और वो नीचे की तरफ अब नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards. सोर करने का मतलब होता है खूब ऊंची उड़ान उड़ना, तो वो भी सोर कर रहा होता है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा होता है। पहले वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और उसके बाद बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि वो एकदम ऐसे अलग अलग टाइप से स्टंट टाइप का परफॉर्म करते हुए हवा में उड़ रहा है, कि कभी नीचे आ रहा है, फिर एकदम से ऊपर चला जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है। इस तरह से अब वो भी उड़ने की धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है और अब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है उड़ने से। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and soared upwards.
डिजी का मतलब होता है थोड़ा सा चक्कर आना या थोड़ा सा लो फील करना, वीक फील करना। तो उसको भी थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था, चक्कर सा आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर भी उसने अपने दोबारा से अपने पंख फैलाए और फिर से ऊंचाई की तरफ यानी अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ वो फिर से सोर करके यानी कि वापस से उड़ने लगा। गा 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 कल आ his mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. तो इस तरह से वो अपनी भाषा में, जो बर्ड्स की भाषा होती है उसमें वो बात करते हैं। और उसकी जो मदर है, स्वूप्ड का क्या मतलब होता है, इस तरह से नीचे की तरफ उड़ते हुए आना, यानी कि वो उड़ रहा है और उसकी मदर में भी उससे ऊंचाई पे उड़ रही होती है, तो वो ऐसे एकदम नीचे की तरफ ऐसे तेजी से उसकी तरफ आती है और उसको ज्वाइन करती है। ठीक है, तो वो भी आकर के उसके बगल में हो जाती है और उनके जो विंग्स हैं वो भी बहुत ही तेज तेज से विंग्स फड़फड़ा रहे हैं, तो बहुत ही तेज आवाज उससे आ रही है। और वो जब इस तरह से गा 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 करके बोलती है तो वो भी इसी तरह से चिल्लाते हुए, स्क्रीम करते हुए उनको जवाब देता है, क्योंकि वो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसको भी उड़ना आ गया। Then his father flew over him screaming. और फिर उसके फादर जो है वो देखता है कि वो भी उसके जस्ट ऊपर उड़ रहे हैं और स्क्रीम कर रहे हैं, थोड़ा सा खुशी में चिल्ला रहे हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. तो वो देखता है कि जो उसके दोनों भाई हैं और उसकी जो बहन है वो भी उसके चारों तरफ है, उसके अराउंड है। कर्वेटिंग मतलब क्या होता है, इस तरह से कर्व लेते हुए जब चिड़िया उड़ती है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ते उड़ते इस तरह से अपने विंग्स को ऐसे फैला लेती हैं एंड दे कर्व इन द एयर। तो उस तरह से वो भी, उसके भाई बहन भी इस तरह से कर्व करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग मतलब, एंड डाइविंग मतलब अलग अलग स्टंट्स टाइप की, कभी नीचे आना, कभी ऊपर एकदम से उड़ जाना, कभी इस तरह से कलाबाजियां डाइव करते हुए। तो इस तरह से वो उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो भी इस तरह से काइंड ऑफ स्टंट परफॉर्म करते हुए उसके साथ ही में उड़ रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. श्रीकिंग का मतलब होता है बहुत तेज से चिल्लाना, यानी कि जब उस तरह से उड़ता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, वो इतना खुश होता है कि वो ये भूल ही जाता है कि कभी ऐसा भी समय था कि वो फ्लाई कर ही नहीं सकता था। और वो और ज्यादा ऊंचा उड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कर्व्स परफॉर्म करते हुए इस तरह से उड़ रहा है और बहुत ही तेज से चिल्लाते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए वो फ्लाइंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. नेक्स्ट क्या होता है कि वो अब नदी के पास पहुंच जाता है, वो सी के पास पहुंच जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट ओशन के ऊपर वो उड़ रहा है, उसका फेस ओशन को देख रहा है और बिल्कुल एकदम छूता हुआ ओशन से वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। उसके नीचे पूरी हरे रंग की सी होती है, बहुत ही वास्ट सी, बहुत ही बड़ी सी, एंड लिटिल रिजेस। रिजेस का क्या मतलब होता है, इस तरह का पोर्शन आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा उठा उठा सा होता है, दीज आर कॉल्ड रिजेस। तो छोटे छोटे जो रिजेस हैं यानी कि थोड़े से उभार वाले जो पोर्शन है वो उसके ऊपर मूव कर रहे हैं और वो बहुत ही खुश है और अपनी अपने बीक को इधर 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 करते हुए अपने पेरेंट्स को देखते हुए और सबको देखते हुए चल रहा है और बहुत ही अम्यूजिटली, अम्यूजिटली मतलब बहुत ही खुशी से, बहुत ही हंसते हुए वो कॉ कर रहा है, यानी कि कॉड का मतलब होता है काव काव करना या बर्ड्स का जो लैंग्वेज होती है, बर्ड्स जिस तरह से बोलती हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा खुशी में इस तरह से कॉ कर रहा है और बहुत ही खुश है वहां पे जो सी है उसके ऊपर उड़ने में। उसके जो पेरेंट्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी उसी के आगे उसी ग्रीन फ्लोरिंग में, ग्रीन फ्लोरिंग का क्या मतलब है, जो यहाँ पे सी है, जो ग्रीन कलर का हरे रंग का पानी है सी का, उसको फ्लोर की तरह, कि वो जैसे कोई फ्लोर हो इस तरह से उसको कहा गया है सी को। तो कह रहे हैं कि वो जो ग्रीन फ्लोरिंग उसके जिसपे वो उड़ रहा है उसी के जस्ट आगे उसका पूरा परिवार भी साथ में है। They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning का क्या मतलब होता है, बुलाना, इशारा करके बुलाना, वो उसको इशारे से बुला रहे हैं, बहुत ही shrilly, बहुत ही तेज आवाज में बोलते हुए उसे बुला रहे हैं। He dropped his legs
to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the exchange exercise. अब वो उसको बुलाते हैं तो वो अपना ऐसे पैर जो होता है वो उड़ रहा होता है आसमान में, तो वो अपने पैरों को नीचे की तरफ ड्रॉप करता है कि वो उस पानी पे खड़ा हो सके, ग्रीन सी पे। तो अचानक से क्या होता है, उसके पैर वहां पे डूब जाते हैं पानी में, तो वो एकदम से घबरा जाता है और घबरा के चिल्लाने लगता है और वापस से उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इतना थका होता है और भूख की वजह से, हंगर की वजह से वो कमजोर हो गया होता है, तो वो उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो इस पूरी स्ट्रेंज सी एक्सरसाइज से, यानी कि जो फ्लाइंग की एक्सरसाइज है, उससे बुरी तरह से थक चुका होता है। तो अब उसके आगे फर्दर उड़ ही नहीं पा रहा होता है वो, और वहीं पे ही वो उसी पे खड़ा रह जाता है, सी पे। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो उसके जो पैर है वो ऐसे डूबे होते हैं ग्रीन सी में, और उसका जो बेली है, यानी कि जो उसका पेट है, वो उसको टच कर रहा होता है, और वो ये देखता है कि वो अब और नीचे नहीं डूब रहा है पानी में, वो उस पे तैर रहा है, उस पे फ्लोट कर रहा है, और उसके चारों तरफ उसकी पूरी फैमिली है जो स्क्रीम कर रही है, चिल्ला रही है, उसको खूब प्रेज कर रही है, बहुत तारीफ कर रही है, और अपनी अपनी चोंच में उन्होंने डॉग फिश के टुकड़े रखे हैं, वो उसको खाने को ऑफर कर रही है। डॉग फिश भी एक काइंड ऑफ मछली ही होती है, तो उसके जो टुकड़े हैं वो भी उसको खाने के लिए दे रही है, और इस तरह से वो अपनी पहली उड़ान, अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कर लेता है। He just made it. Okay, so with this we have come to at the end of chapter explanation. I hope आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ ऐसा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। So आगे बढ़ते हैं and let's discuss the one-liners. Who is the author of the story? Two stories about flying his first flight. अब part 1 के author कौन है? Liamo Flaherty. Why was the young seagull afraid to fly? क्यों उसको डर लग रहा था उड़ने से? Because he thought his wings wouldn't support him. उसको लग रहा था कि उसके जो पंख है उसका साथ नहीं देंगे। वो हाइट से बहुत ज्यादा डर रहा था नीचे, जब वो नदी को देख रहा था, एंड द लॉन्ग वे डाउन टू द सी, और जो नीचे एकदम नदी उसको दिख रही थी, वो सबसे वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। What did the young seagull's siblings do before he did? उसके क्या ऐसा था जो यंग सीगल के सिबलिंग्स ने उसके पहले किया था? They had already flown before him. उन्होंने पहले उड़ना सीखा था, उन्होंने पहले ही उड़ान भरनी सीख ली थी। How did the seagull's family react to his fear of flying? किस तरह से उसके फैमिली ने उसके जो उड़ने के प्रति उसको डर लग रहा था, उस पर कैसा रिएक्शन था? They threatened to let him starve on his ledge unless he learned to fly. उन्होंने धमकी दी थी कि जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाएगा, वो ऐसे उसको लेज पे भूखा प्यासा छोड़ देंगे, उसको स्टार्व करने देंगे, भूखा मरने देंगे। What tempted the young seagull to attempt flying? किस चीज ने उसको टेम्प्ट किया कि वो फ्लाइंग को उड़ने के लिए अटेम्प्ट करे? हंगर, भूख ने, और जो एक साइट थी जो उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो फिश के पीस को ऐसे चोंच से वो फाड़ रही हैं, ये दोनों चीजों से यंग सीगल जो था वो बहुत ज्यादा टेम्प्ट हुआ, और उसने फ्लाइंग के लिए अटेम्प्ट किया, क्योंकि वो जब डाइव कर रहा था फिश को कैच करने के लिए, तो वहां से नीचे गिर गया था। What happened when the seagull dived to catch the fish? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि क्या हुआ था जब वो फिश को कैच करने के लिए उसने छलांग लगाई थी, तो वो एक्सीडेंटली, गलती से वो लेज से नीचे गिर गया था, और जिसकी वजह से उसकी पहली फ्लाइट जो थी वो आगे हो पाई थी। How did the young seagull feel after his first flight? उसको अपनी पहली उड़ान के बाद कैसा महसूस हुआ था? He was extremely happy, और उसको अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। Where did the seagull's family teach him to catch fish? कहाँ पे सीगल की फैमिली ने उसको मछली पकड़ना सिखाया था? They taught him to catch fish by skimming the waves. वैसे waves पे skim करना मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ऐसे उड़ते हुए जैसे birds आती हैं और पानी पे थोड़ा सा slide करते हुए खड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर sea में कैसे fish को dive करते हैं, उछल के पकड़ते हैं, ये सारी चीजें उसको सिखाई थी। What did the seagull forget
after he learned to fly. जब उसने उड़ना सीख लिया तो क्या चीज ऐसी थी जो वो भूल गया था? He forgot that he had ever been unable to fly and confidently joined his family in various flying actions. वो ये भूल गया था कि कभी ऐसा भी समय था कि वो उड़ नहीं सकता था और उसने कॉन्फिडेंटली अपनी फैमिली को अलग-अलग फ्लाइंग एक्शंस में अलग-अलग स्टंट्स पे ज्वाइन किया. What did the young seagull experience when he flew over the sea? क्या उसका एक्सपीरियंस था जब वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था? He saw a vast green expanse with little ridges and felt a sense of amusement. उसने क्या देखा कि उसके नीचे एक बड़ी सी लार्ज एरिया है ग्रीन कलर का, उस पे छोटे छोटे रिजेस से हैं, रिजेस बने हुए हैं और वो सी का के ऊपर जब वो उड़ रहा था उसने ये सब सीन देखा तो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा अम्यूजमेंट की फीलिंग यानी कि खुशी की फीलिंग उसको हुई और वो बहुत ही खुश हुआ अपनी इस पहली उड़ान के बाद. So with this, we have come to an end of today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. If you have liked the video, please do like, share and subscribe. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इंग्लिश ओवर चाय को. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.